हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट पेपर की होती है। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन हम दोनों ही यहां कवर करते हैं। तो पेपर 1 के लिए आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है जो कि आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पेपर 2 में आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो हम पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की तैयारी करते हैं। तो अगर आप लोग एजुकेशन से कोई भी परीक्षा आप देने वाले हैं, जैसे कि यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी की या अभी और अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं, तो आप उनके लिए यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से। ठीक है, आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन सीरीज जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो भी हैं और यूनिट वाइज भी आपको सारी यूनिट्स करवाई जा रही हैं। ठीक है, पेपर 1 की मैक्सिमम चीज़ें करवा दी हैं और पेपर 2 एजुकेशन की भी चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से आने की ज़्यादा संभावना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करवा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि करेंट अफेयर भी आपका यहाँ पर मैं कवर करवा रही हूँ। अभी तक आपकी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप देख लीजिएगा, करेंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, डेली की डेली आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। पीडीएफ भी अभी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आज की ये डे नंबर 7 की सीरीज़ है जो हम 500 क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें आपके जो 2023 वाले क्वेश्चन हैं जो दिसंबर में आए हुए थे, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि आपका एग्ज़ाम OMR बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट आधारित सवाल आ सकते हैं, तो उनको आपको समझना है। और साथ में जो न्यू कॉन्सेप्ट अभी पूछे जा रहे हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो भी मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सब चीज़ें, आप वहाँ पर देख लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग उनको भी करके दिया करिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हैं। आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 में आए हुए हैं। देखिए 61 सीरीज मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर है, इसलिए क्योंकि इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वो अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिज़ाइन की बात हो रही है, जिसमें या तो रिसर्चर को या जो उसका पार्टिसिपेंट है, मतलब अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो क्या कहलाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे रिसर्च में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए रिसर्चर को या प्रतिभागी को, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात हो रही है कि या तो मतलब किसी एक के बारे में बात हो रही है कि इसको नहीं पता है, या तो रिसर्चर को नहीं पता है या पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता है कि प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये आपकी कहलाती है सिंगल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, और जब ये बात होती है कि दोनों को ही नहीं पता है कि वेरिएबल्स में चेंजेस क्या हो रहे हैं, दोनों ही मतलब रिसर्चर और प्रतिभागी दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि कौन स्वतंत्र प्राप्त कर रहा है और कौन नहीं, ये डबल ब्लाइंड स्टडी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या था, खाली एक के बारे में हो रही है कि अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती, तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडिविजुअल पोस्ट जर्नल लाइक एंट्रीज ऑन द इंटरनेट दे आर नोन एज, जब व्यक्ति पत्रिका, जिसको जर्नल कहते हैं, सदृश प्रविष्टियाँ इंटरनेट पे प्रस्तुत करते हैं, तो इन प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है, इनको हम वेबलॉग्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जो हम यहाँ पर जो भी एंट्रीज करते हैं उनको वेबलॉग्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, वेबलॉग संक्षिप्त रूप एक बार अद्यतन किया जाने वाला वेब पेज है। ठीक है, जैसे ब्लॉग या वेबलॉग, जिसका उपयोग व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यावसायिक सामग्री के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो भी एंट्रीज हम प्रस्तुत करते हैं, इनको हम वेबलॉग कहते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से, इसको भी मैंने लॉजिकल रीजनिंग में आपको समझा रखा है, तो आप वहाँ देखिएगा। बाकी मैं एक मैराथन वीडियो में उसमें सारी चीज़ें आपको कवर करा देती हूँ, जितने भी पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपसे पूछा है कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। अब इसमें देखिए आपको ये सब पता होना चाहिए, ए क्या है, ई क्या है, आई और ओ क्या है, इसका एक ही चित्र आपको याद रखना है। ठीक है, ए होता है, ई है, आई है और ओ है ना। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें
आपका पॉजिटिव जो है मतलब यूनिवर्सल क्या है ना, जैसे कि एवरी एस इज पी है ना, और नो एस इज पी। अब इसमें देखिए कह रहा है, अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रपोजिशन के विरोध में यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ई इज़ गिवन एज फॉल्स तो आई इज़ फॉल्स है ना। अब देखिए, और यहाँ पर पहला कह रहा है ए इज़ गिवन एज फॉल्स, ओ इज़ अनडिटरमाइंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ए इज़ जो है फॉल्स, तो मतलब आपका ओ इज़ अनडिटरमाइंड, तो ये जो है ठीक नहीं है ना, सही नहीं है। और उसके बाद देखिए सेकंड है इफ़ ई इज़ गिवन एज फॉल्स आई इज़ फॉल्स। ई और आई के बीच में बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ई अगर फॉल्स है तो आई भी फॉल्स होगा। नो एस एस पी, सम एस एस पी है ना, तो ये फॉल्स, ये वाला भी ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ आई इज़ गिवन एज फॉल्स ए इज़ फॉल्स है ना, यदि आई को गलत बताया है तो ए गलत है। यहाँ पर देखिए ऐसे ए और आई के बीच, मतलब एवरी एस एस पी मतलब सम एस एस पी। जब यहाँ पर कह रहा है कि जो है इसमें बोल रहा है कि यदि आई को गलत बताया है तो ए गलत होगा, मतलब ये जो नीचे सम एसेस, मतलब ये सोचिए कि अगर आप कोई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें आप एक छोटे से पार्ट को उसको गलत बता रहे हो तो पूरा पार्ट तो वो गलत होगा ही होगा है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि एवरी एस एस पी, तो मतलब अगर आई को गलत बता रहा है तो एस तो ए तो गलत होगा ही होगा है ना, ये चीज़ है। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और जितने भी आपके आर्गूमेंट्स और ये सारे हैं लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये फिगर आपको ऐसे याद रखना है कि ये देखिए ए और ओ के बीच में ए क्या है, एवरी एस एस पी, मतलब ऑल की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए नो एस एस पी, यहाँ नो की बात हो रही है, सम की बात हो रही है और सम नॉट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल, और उसके बाद यहाँ नो ये हो गया, फिर सम ये हो गया, और यहाँ पर सम नॉट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इनके बीच जो रिलेशन है ए और ई के बीच देखिए कॉन्ट्रेरीज, ये बन गया आपका विरोधी जिसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरीज, उप विरोधी, ई और ओ के बीच में सब अल्टर्न्स है ना, और ए और आई के बीच में सब अल्टर्न्स। ठीक, उसके बाद ए और यहाँ पर ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये यहाँ पर। ठीक, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरीज हो गए। तो ये बस फिगर को याद रखना है, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट। इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक युक्ति, इंडक्टिव आर्गूमेंट के आलोक में कौन सा सही नहीं है की बात हो रही। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत इजी है, कई बार मैंने बताया कि आपको याद करने के उद्देश्य से। जैसे कि आगमन की हम बात करें तो बहुत सारे उदाहरणों से बहुत सारे तथ्यों को हम देखें फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, सीधी सी बात यही होती है। ठीक है, अब इसको प्रेमाइज कह दो, प्रोपोजिशंस कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, आधार वाक्य कह दो है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो आगमनात्मक तर्क जो होते हैं इनका प्रयोग हम एजुकेशन की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, मतलब कानून में अक्सर करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा है जब केस सुलझाए जाते हैं मतलब वकील के द्वारा जज के सामने जब वो रखते हैं अपने अपने, तो क्या है बहुत सारे तर्कों को रखते हैं, बहुत सारे साक्ष्यों को, एविडेंस को रखते हैं। इन सब के आधार पे है ना, इनसे फिर एक लॉजिकल संबंध निकाला जाता है और इसी के आधार पर निष्कर्ष को निकाला जाता है। तो आगमनात्मक तर्क को आप ऐसे समझिए। ठीक, निगमनात्मक क्या होता है, इसमें आपको सीधा नियम दिया होता है और आपसे उसको फिर उसके आधार पर निष्कर्ष को निकालना रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखिए इसमें आगमनात्मक युक्ति के आलोक में कौन सही नहीं है की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए नहीं है मतलब यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष सही होगा। ठीक, ये वाला बिल्कुल सही है। निष्कर्ष संभाविक रूप मतलब द कंक्लूजन फॉलोज प्रोबेबली फ्रॉम द प्रेमाइसेस। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। तो निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से आधार वाक्यों का अनुपालन, ये भी सही है। इनकी संभावना नहीं कि आधार वाक्य सही हो निष्कर्ष गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपको आधार वाक्य, जो प्रोपोजिशंस होते हैं, प्रेमाइसेस हैं, उसी के आधार पे आप निष्कर्ष तक पहुंचते हो है ना। ये वाला गलत है यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य सही और निष्कर्ष गलत हो। ठीक, तो ये वाला जो है सही नहीं है। ठीक,
तो इस तरह से आपको आगमन और निगमन वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में ऐसे ही आपको यहाँ पर इसके एब्रीविएशन से भी आते हैं, एक्रोनिम्स। विच पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकरेक्टली मैच। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल। कहाँ पे यूज़ होता है, तो लिमिटेड एरिया, जैसे कि होम हो गया, ऑफिस, स्कूल, मतलब एक इसकी जो है इसकी पेरीफेरी होगी, एक बिल्डिंग होगी, वहाँ पर ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लैन हो गया। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है, इसका भी फुल फॉर्म ठीक दिया है। तो जैसे कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कि सिटी वगैरह में, तो यहाँ पर होता है, ठीक। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन ये लैंस और मैन दोनों का कनेक्शन करके फिर ये जो है यहाँ पर एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो स्पैम्स लार्ज डिस्टेंस, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस, जहाँ पे लैन और मैन दोनों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो VPN है, ये क्या होता है आपका, ये है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना। तो VPN क्या है आपका, यहाँ पर VPN के बारे में ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये वाला सही नहीं है। तो यहाँ देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सार्वजनिक नेटवर्क, मतलब जैसे इंटरनेट है ना, ग्लोबली सारी तरह सब जगह सब लोग को हर कोई यूज़ कर सकता है, तो ऐसे ही सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित कनेक्शन यूजर्स को दूर से निजी नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ पे पर्सनल है ना, तो वर्चुअल पर्सनल ना होकर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आप देखो, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा, ये तो सभी को पता है ना, 1854 के वुड डिस्पैच को कहा गया था। और क्योंकि इसको महाधिकार पत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिकमेंडेशंस दी गई थी सब बहुत व्यवस्थित और एक मतलब फॉर्मली डिज़ाइन थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देखो चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और उन्होंने क्या शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इनको 1854 में अपना सुझाव दिया, किसने दिया था, सर चार्ल्स वुड ने दिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को दिया था 1854 में, और इसी को वुड डिस्पैच कहा गया। और मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपको बिल्कुल करनी है और उसमें कोई भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है, बौद्धिस्ट कम्युनिकेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बुद्धिस्ट यूज कम्युनिकेशन टू हाईलाइट द फिनोमेना ऑफ, बौद्ध लोग संप्रेषण का प्रयोग निम्नलिखित परिघटनाओं को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। तो अब देखिए बौद्ध जो थे ना, उन्होंने उनके जो मतलब वो थे प्रिंसिपल्स थे, तो इसमें इन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने बोला दुख, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए कि ये सबसे ज़्यादा सत्य हैं और इसके आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला बताया दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो इन्होंने दुख को यहाँ पर केंद्र में रख के सारी चीज़ें अपनी बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में कही। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका ये मानव सोपानिकी नहीं है, नश्वरता आती है, और मानव दुख भोग और नॉन सेल्फ, गैर आत्म, ठीक है। तो इसकी इन्होंने यहाँ पर बात की थी, ये आपके राइट ऑप्शन हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बुद्ध ने सिखाया कि विचारों, भावनाओं, अनुभवों सहित सभी घटनाओं को 3 विशेषताओं मतलब 3 निशान के द्वारा चिन्हित किया है, नश्वरता, पीड़ा या संतोष, और गैर आत्म अनंता, है ना। ये सभी चीज़ें 3 चीज़ें वातानुकूलित चीज़ों पर लागू होती है, मतलब निर्वाण को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ में आएगा। तो मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दी है, वहाँ पे सर्च करिएगा बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन बाय एक्सेल इन एजुकेशन, या आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट में सेक्शन में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैसें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल थी। सारे क्वेश्चन देखिए 8 दिसंबर को पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबके बारे में अच्छे से पढ़ना है। COP 28 है ना, जितने भी कॉप्स के जितने भी कन्वेंशन हुए थे वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं आपको खुद दूंगी क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। जितने अब तक जितने भी समिट्स पार्टीज जितनी भी हुई है
कन्वेंशंस हुए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल गैस, मतलब यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है। ये क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 1952 के UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन और यहाँ पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस पर बात की गई थी। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो UNFCCC है ना, इसके बारे में बात हुई थी, UNFCCC। ठीक, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका विस्तार किया जो ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिक सहमति के आधार पर ग्रीन गैस हाउस इमिशन को कम करने के लिए राज्य दलों को प्रतिबद्ध करता है, मतलब यहाँ पे बाउंड करता है। और ये जो प्रतिबद्धता अवधि थी ये 2008 से 2012 थी। इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसों पर इसको लागू करने की सहमति दी गई थी, जिसमें कि 7 ग्रीन हाउस गैसें थी। कौन कौन सी थी, तो देखिए CO2, CH4, N2O, HFC, PF6 मतलब पैराफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रोजन, ट्राईफ्लोराइड, NF3 और SF6। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट मिल जाएगी, ये है। ठीक, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, CH4, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, PF6 है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें कौन सी जो है गैस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत थी, शामिल कौन कौन सी थी। तो इसमें आपका आता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये वाली थी, और उसके बाद आपकी मीथेन भी है ना, मीथेन है। फिर देखिए यहाँ पे N2O है ना, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O थी। तो यहाँ पर ये हो गई, आप यहाँ पे लिस्ट देख लेना, ये इससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो गैसें थी, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा यहाँ पर फैलेसी है, तर्क दोष निहित है, जो प्रत्येक मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप, मतलब जो प्रत्येक वैश्विक प्रकार के व्यवसाय के लिए अच्छा होता है वो समग्रता में। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ना, कैसे पहचानेंगे, इंडिविजुअल टाइप की बात हो रही है और उसके बाद एज ए होल की बात हो रही है ना। तो दोनों की बात हो रही है कि यहाँ पर जो प्रत्येक वैश्विक प्रकार, जो इंडिविजुअल प्रकार के व्यवसाय के लिए अच्छा होता है वो समग्रता में अर्थव्यवस्था के लिए खराब नहीं हो सकता है ना। तो ये इसमें से कौन सा तर्क दोष निहित है। जो आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर बार कुछ नए टाइप के आते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैलेसीज हैं उनको तो पहचानना ही चाहिए। तो आप इसमें देखिए एज ए होल से और फिर इंडिविजुअल की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या है, फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लो, इसमें देखो किसी विशेषता, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी समूह को या किसी विशेषता को जिम्मेदार ठहराने की गलती करता है तो केवल उसके व्यक्तिगत सदस्यों के लिए सही है और उस गलती के आधार पर अनुमान लगाता है ना। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल के व्यवसाय के लिए अच्छा होता है वो समग्रता में अर्थव्यवस्था के लिए खराब नहीं हो सकता है ना। तो ये हो गया फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन, एज ए होल की बात, और उसमें फिर आपकी इंडिविजुअल की भी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, 70 नंबर डाल के आपको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ वातावरण में तापमान का व्युत्क्रम इन्वर्सन की बात हो रही है, टेम्परेचर इन्वर्सन, इनमें से किसका प्रमुख कारण है। धूल युक्त आंधी, या आपके डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, या ओजोन डिप्लीशन। तो इसमें आपको बताना है तापक्रम में जो गिरावट होती है या तेज से हाई हो जाता है, इस तरह का जो इन्वर्सन होता है, इसमें से किसका प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है, आप बताइएगा। 70 का A है सही, B, C, D आप ऐसे करके लिख के बताइएगा कि 70 का B सही है या 70 का C सही है। ठीक है, तो इसको करिएगा, इसको आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करवाती रहूँगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।